Hello, my lovely 12th class friends. Welcome back to BST Lovers or Business Lovers episode number 3. So, friends, last time we were on the chapter number 2, Principle of Management, right? So, today we will go forward with our next topic, that will be Taylor's Principle. सो फ्रेंड्स, अब हमने फेओल के प्रिंसिपल्स पढ़े और हम अब आखिर में टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं. सो बिफोर गोइंग अहेड टूवर्ड्स द टेलर्स प्रिंसिपल, लेट्स सी व्हाट डज अ टेलर वाज, मतलब कि टेलर कौन था, क्या था, कैसे था. सो फर्स्टली टेलर की लाइफ जो टाइम थी वो 1856 टू 1915 थी, यानी उनका बर्थ जो था वो मार्च 20 1856 यूएसए में हुआ था. And profession wise, he was an American mechanical engineer in Midvale Steel Company. Fine. And education के मामले में he has a degree in mechanical engineer from Stevens Institute of Technology in 1883. तो क्या हुआ था एक्चुअली, जब ये अपने मैकेनिकल इंजीनियर थे, वहाँ पे जब ये फ्योल की तरह ही मैनेजर बने, सो इन्होंने भी अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा राइज अप करवाया बिकॉज ऑफ हिज सम टेक्निक्स. और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो टेलर थे, ही वॉज ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. यानी ये फ्योल के मैनेजमेंट की तरह इनका एक अपना डिफरेंट मैनेजमेंट था, दैट वाज मतलब जिसको हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं. यानी कि फ्योल टेलर का ये मानना था कि हम लोगों को कोई भी काम अगर हम करते हैं, कोई भी हम मेथड अपनाते हैं, तो वो साइंटिफिक वे में होना चाहिए. उनके एक साइंटिफिक वेज में कुछ मेथड्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. Let's see them. So, according to Taylor, Taylor's scientific principle of management were, यानी scientific principle means knowing exactly what you want to mean to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. यानी scientific principle का मतलब होता है कि जानना exactly what you want, यानी आपको एक्चुअल में क्या चाहिए. ठीक है, मतलब मीन टू डू एंड सिंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, यानी आप उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट तरीके से करो. फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मेरे को ना 10,000 की प्रोडक्शन करनी, 10,000 कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन करनी है. सो मैं इस तरीके से, मेरा जो एग्जैक्टली व्हाट डिड आई वांटेड 10,000 पीसेस ऑफ वट एवर माई प्रोडक्ट इज. सो मैं क्या करूँगी, मैं एक ऐसा चीपेस्ट और एक ऐसा बेस्ट वे निकालूंगी ताकि वो जल्दी भी काम हो जाए, एफिशिएंटली भी काम हो जाए और चीपेस्ट वे में भी काम हो जाए. सो दैट मैनेजमेंट विल बी माई साइंटिफिक प्रिंसिपल, यानी मैं उसके पीछे की साइंस जानूंगी किस तरीके से मैं कोई भी काम को कर सकती हूँ. ऐसे दिमाग में ना नॉर्मली क्या होता है कि लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलने लग जाते हैं कि हम लोग ना एक काम करते हैं, लोग अपने जो वो हैं वर्कर्स हैं उनको हम लोग ओवर टाइम के लिए बोलते हैं. सो ओवर टाइम की वजह से क्या होगा, आपका जो भी काम करने का कॉस्ट होगा इट विल डेफिनेटली राइज अप. और अगर उसको राइज अप नहीं करोगे, यानी अगर अपने राइज अप ना करने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने जो भी आपके जो भी वर्कर्स है उनको आप पेमेंट नहीं कर रहे हो ओवर टाइम, कि आप उनको ओवर टाइम तो करवा रहे हो बट यू आर नॉट पेइंग देम सेटिस्फाइंगली. सो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो काम ढंग से नहीं करेंगे और प्रोडक्शन डेफिनेटली ख़राब करने वाले हैं, या तो वो छोड़ के चले जाएंगे काम, आपका काम वहीं रुक जाएगा. सो ये साइंटिफिक वे नहीं है. टेलर का ये कहना था आपको इस तरीके से काम करना है ताकि वो जल्दी और बेस्ट वे में चीपेस्ट तरीके से हो जाए. सो लेट्स सी कि वो किस किस तरीके से उस काम को करवाने की बात करते हैं. फर्स्टली इन्होंने कहा है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थम, वी विल रीड इट फॉरवर्ड कि व्हाट डज दिस रेफर्स टू. देन सेकंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, and the last one is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Let's see all the meaning of these four principles, that what does the Taylor refers by these four things. Let's see forward. That is first one, the principle of scientific management was science not rule of thumb, right? हमने ये पढ़ा science not rule of thumb.
फ्रेंड्स मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, लेट मी टोल्ड यू कि इट्स योर 12th क्लास एंड डेफिनेटली यू विल गेट केस स्टडीज इन योर एग्जामिनेशन. सो केस स्टडीज में क्या होता है, नॉर्मली आपको एक केस दे दिया जाता है और इन दैट केस आपसे पूछ लिया जाता है कि टेलर का कौन सा मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट है. सो आपको वहाँ पे सारे मैनेजमेंट्स को याद करना पड़ेगा कि एक्चुअल में साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड करके सारे के सारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ देम. यानी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के सारे 4 प्रिंसिपल्स, यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ देम. नॉट जस्ट दैट, जो हमारे टेलर हैं इन्होंने अपनी कुछ टेक्निक्स भी दी हैं, साइंटिफिक टेक्निक भी है इनकी, आपको वो भी याद करनी पड़ेंगी. सो मैं आपको एक याद करने का तरीका भी बताऊंगी इन अनदर वीडियो. बट लेट्स सी कि इस अभी जो हमारे टेलर भाई साहब हैं, इन्होंने प्रिंसिपल में क्या बोलना चाह रहे हैं. इन्होंने 4 प्रिंसिपल तो हमें दे दिए हैं अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के. अभी बोलना क्या चाहते हैं इसमें, लेट्स सी दैट. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब सबसे हम पहले पता करते हैं, व्हाट डज द रूल ऑफ थंब रेफर्स टू. फ्रेंड्स रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है कि ट्रायल एंड एरर अप्रोच, यानी बेस्ड ऑन द ओल्ड मेथड और एक्सपीरियंस. रूल ऑफ थंब यानी कि पहले के टाइम के जो भी आपके मतलब पहले के एक्सपीरियंस, यानी हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि हमारा जो मैनेजर होगा इट शुड बी एक्सपीरियंस वन, यानी उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग या फिर पुराने लोग इस तरीके से काम करते थे. अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल आई एम द मैनेजर ऑफ एनी कंपनी एंड मैंने अपने जो भी जूनियर वंस हैं उनको मैंने बोला कि इस तरीके से ना पहले प्रोडक्शन होता था, पहले टाइम के लोग इस तरीके से प्रोडक्शन करते थे, या फिर आज तक हमने जितना पढ़ा है वो इस तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए, हमें ये बताया गया है. अभी फॉर एग्जांपल डिमांड डिफरेंट है मार्केट में. फॉर एग्जांपल लोग डिफरेंट है, लोगों का जो अब जैसे जैसे टाइम बीतता है, नया जनरेशन आता है, लोगों की हर एक चीज़ बदल जाती है, लोगों का बिहेवियर बदल जाता है, डिमांड बदल जाती है, थिंकिंग बदल जाती है एंड सेटिस्फेक्शन लेवल भी बदल जाता है. अगर आप उन सारी चीज़ों को ध्यान पे रख के कोई भी काम नहीं करते हो तो आपका काम डेफिनेटली बिगड़ेगा. यानी रूल ऑफ थंब यानी जहाँ पे आप ओल्ड एक्सपीरियंस से या फिर ओल्ड मेथड से अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो वो डेफिनेट सी बात है, मे बी मतलब कि बहुत मतलब ये होता है कि शायद हो जाए शायद ना हो, ऐसा वाला हो जाता है. आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम लोग ना अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो आप लोग सोचते हो कि हाँ भी ऐसे 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 कर लेते हैं, ये हो जाएगा काम. बट जब आप वो रियल में करने जाते हो तो यू डेफिनेटली नोज दैट थिंग कि अरे ये तो हुआ ही नहीं ऐसे. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यू यूज़ द रूल ऑफ थंब. आपने पुराने एरर्स को मतलब यूज़ करके बोल सोचा कि भाई ऐसे ऐसे कर लेते हैं, चल जाएगी ये चीज़ या हो जाएगा ये चीज़. नो, अगर आप उसके पीछे साइंस पता करोगे ना कि एक्चुअल में मेरे को इस चीज़ का कॉस्ट ये पड़ेगा, इस चीज़ का कॉस्ट ये पड़ेगा, उसके बाद उसके आप डिमांड देखोगे मार्केट में, हर एक चीज़ देखोगे मार्केट में, यानी साइंटिफिक बेस से आप उसको करोगे, तब आपको ये पता चलेगा परफेक्टली. और उसमें भी आपको पक्का नहीं होता है, उसमें भी कई बार होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है. तो प्रिंस जो हमारे टेलर थे, ही सेज दैट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स आपको रूल ऑफ थंब यानी पुराने ओल्ड मेथड्स और जो आपका लोग कई बार कहते हैं कि एक्सपीरियंस वाइज अगर हम लोग कोई बात हमें कोई भी मेथड हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए. टेलर सेज दैट द मेथड शुड बी साइंटिफिक. मेथड साइंटिफिक होता है. साइंटिफिक मतलब ये नहीं कि आप लोग उसमें केमिकल यूज कर रहे हो. इट्स नॉट द मीन ऑफ दिस साइंटिफिक रेफर्स ओवर है. मीन्स वी शुड नो द साइंस बिहाइंड ईच एंड एवरी मेथड, यानी हर एक मेथड के पीछे किस तरीके से वो काम होने वाला है. साइंस का मतलब क्या होता है एक्चुअल में फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ साइंस का मतलब होता है कि कोई भी काम किस तरीके से होता है. आप लोगों ने नॉर्मली जाना होगा ना कि हम लोग कई बार बोलते हैं कि अच्छा इसके पीछे साइंस क्या है. साइंस क्या है इसका मतलब ये किस तरीके से कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी चीज़ हम लोग सीधा चल पा रहे हैं अर्थ में. व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? बिकॉज देयर इज अ ग्रेविटी, राइट. तो इसी तरीके से जो भी कर हम काम अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, फर्म में करते हैं, मैनेजर्स जो भी काम करते हैं, दे शुड नो द साइंस बिहाइंड दैट मैथड एंड द वर्क शुड नॉट बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और ओल्ड सेइंग. यानी एक्सपीरियंस की बेसिस पे या पुरानी जो सेइंग्स जो होती हैं कि इस तरीके से काम करना चाहिए, उस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए, इस मेथड में काम नहीं होना चाहिए. हम लोगों को उसके पीछे साइंस पता होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या साइंस है, किस टेक्निक से काम होने वाला है. देयर शुड बी अ साइंस और अ रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरी वर्क. फाइन, वापस बताती हूँ. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है कि
हमें रूल ऑफ थम यानी ओल्ड एक्सपीरियंस ओल्ड मेथड्स के साथ नहीं चलना है. वी शुड नो द साइंस बिहाइंड ईच एंड एवरी मेथड एंड वी शुड फॉलो दैट मेथड. जिसके पीछे की हमें साइंस पता हो, जिसमें हमें पक्का पता हो कि हाँ ये काम होने वाला है. ओल्ड एक्सपीरियंस ओल्ड मेथड्स या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं चलना है. नाउ सेकेंड प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी का मतलब आपको पता है? हार्मनी मतलब कहते हैं ना कि साथ हार्मनी होना, मतलब कि शांति होना, एक तरह से कहना कि देयर शुड बी हार्मनी अमंग द टू मेन पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. फ्रेंड्स, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, हु आर द टू मेन पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के दो मेन पर्सन कौन होते हैं? आर मैनेजमेंट एंड आर वर्कर्स. ये दो लेवल्स और दो जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन ये पर्सन्स होते हैं जिनके बिना काम हो ही नहीं सकता है. क्योंकि अगर मैनेजमेंट सोचेगी ही नहीं, गोल ही नहीं तय करेगी कि क्या हमें क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है, तो वर्कर अकेला कुछ नहीं कर सकता. और अगर हमारे पास मैनेजमेंट के पास वर्कर्स नहीं होंगे तो मैनेजमेंट अकेले सोच के क्या उखाड़ लेगी जब तक वो काम होगा ही नहीं. और वर्कर भी अकेले अकेले कोई एग्जैक्ट उनके पास कोई चीज़ है ही नहीं कि किस तरीके से हमें काम करना है, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा काम गलत ही होगा. So these are the two persons or the two main person in the organization with whom यहाँ पे हार्मनी होनी ज़रूरी है. यानी मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स एंड एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू be willing to embrace change for the good of the company. यानी जो हमारे मैनेजमेंट है उसको अपने जो गेन्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक्स्ट्रा गेन होता है, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ गेन कर लेते हैं, बट स्टिल दैट मैनेजर्स थॉट कि व्हाई वी शेयर दैट गेन विद आवर जस्ट वर्कर्स, दे आर सो स्मॉल, दे डजंट नीड दैट. हमने सब कुछ किया है, हमने सारा काम किया है. सो ये सही नहीं होता है. मैनेजर्स को अपने गेन्स भी शेयर करने चाहिए कंपनी के साथ. इफ़ एनी, अगर कोई है तो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं उनको शेयर करना ही करना है. अगर कोई होता है तो उनको क्या करना चाहिए, अपने जो भी उनका गेन होता है वो शेयर करना चाहिए. एंड वर्कर को भी उसी तरीके से सेम क्या करना चाहिए, वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्बैलेंस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी. यानी वर्कर को भी इसी तरीके से, वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ये कहेगा कि भाई मेरे को मैनेजमेंट ना गेन देती जाए, उनको कुछ हो रहा है तो मेरे को भी मिलना चाहिए. लेकिन वर्कर को भी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि वो अच्छा चेंज लेके आ सके कंपनी में. अच्छा फ्रेंड्स, हार्मनी की बात करते हैं तो एक ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप लोग की बुक में भी शायद होगा, जापानीज़ वर्कर्स के बारे में है. यानी जापानीज़ कंपनीज में क्या होता है, सी हम लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि जापानीज़ लोग बहुत दिमागदार होते हैं. सो ओवर देयर जो जापानीज़ वर्कर्स होते हैं, जो जापानी वर्क कल्चर इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच सिचुएशन. इन जापानीज कंपनीज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस. यानी किस तरीके का वो स्टाइल अपनाते हैं, सी there is a complete openness between the management and the workers. मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में complete openness है. यानी फॉर एग्जांपल अगर कभी कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स अगर कई बार वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और दे फील कि हमें और ज़्यादा सैलरी बढ़नी चाहिए, कुछ भी उनको चेंजेस चाहिए होते हैं अमंग देयर वर्क, और कुछ भी टाइम में चेंजेस या कुछ भी चाहिए उनको, तो वो क्या करते हैं, वो लोग स्ट्राइक पे नहीं जाते. जैसे हमारे इंडिया में लोग नॉर्मली क्या होते हैं, वर्कर्स अगर सेटिस्फाइड नहीं है मैनेजमेंट के साथ तो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको भी लॉस होता है और कंपनी को भी लॉस होता है. बिकॉज जब वो स्ट्राइक पे उस टाइम पे ना तो कहीं काम कर रहे हैं और ना उनको कंपनी सैलरी दे रही है, राइट. और सेकेंडली क्या होता है, कंपनी को भी नुकसान हो रहा होता है दूसरी तरफ, राइट, क्योंकि कंपनी में भी काम नहीं हो रहा होता है, उनका भी काम नहीं हो रहा होता, तो दोनों ही पार्टीज को यहाँ पे नुकसान हो रहा है. बट ये सब चीज़ जापानीज पीपल या जापानीज वर्कर्स नहीं करते हैं. व्हाट दे डिड, वो दे वेयर अ ब्लैक बैंडेज बट वर्क मोर देन नॉर्मल वर्किंग. यानी उनकी स्ट्राइक होती है लेकिन एक अलग तरीके से. वो लोग एक ब्लैक कलर का बैंडेज पहन लेते हैं अपने हाथों पे या कहीं पे भी सर वगैरह पे, और क्या करते हैं, नॉर्मल टाइमिंग के हिसाब से, नॉर्मल डेज के हिसाब से वो ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा आवर्स तक वर्क करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट की सिंपैथी पा सकें.
सो दैट क्या होता है, मैनेजमेंट अपने आप समझ जाती है कि अगर ये हार्ड वर्क कर रहे हैं और इस तरह का ब्लैक रिबन पहन रखा है, इट्स मीन दैट दे नीड समथिंग फ्रॉम अस। तो वो सडनली उनसे जाके पूछ लेते हैं व्हाट डू यू वांटेड फ्रॉम अस, तो उनको बता देते हैं और वो उनकी सेटिस्फेक्शन मतलब उनको सेटिस्फाई कर देते हैं मैनेजर्स। इस तरीके से वो लोग स्ट्राइक नहीं करते, जिस वजह से ना तो मैनेजर्स को कोई परेशानी होती है, ना ही जो वर्कर्स होते हैं उनको कोई परेशानी होती है। दोनों ही की तरह से क्या होता है, हार्मनी रहती है और डिस्कॉर्ड नहीं होता है। वरना अगर फॉर एग्जांपल स्ट्राइक पे जाते तो स्ट्राइक में जाने की वजह से क्या होता है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में लड़ाई के अलावा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरीके से वर्कर्स सिंपैथी पाने की कोशिश करेंगे तो मैनेजमेंट सिंपैथाइज होगी और उनको हेल्प भी करेगी, उनकी जो भी उनकी नीड होगी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। Third one is, see, let's see that management feel pleasure in sharing the gains of the company with the dedicated people like you, and the the workers say thank you sir, we will work harder and take our company to the top। यानी इस तरीके से आप एक इस डायग्राम को याद भी कर सकते हो। वैसे ये जो लाइंस लिखी हुई है ना, आप इस डायग्राम को याद भी कर सकते हो, बिकॉज मेनी ऑफ टाइम्स ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल विद द डायग्राम्स। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। आप एग्जैक्ट ह्यूमन बींग ना बनाओ, लेकिन एज अ स्नोमैन बनता है। मैं आपको कुछ आंसर्स भी बाद में शो करूँगी, in which way you can make the diagrams and all, and how can you present your answers। So let's see the further one। फ्रेंड्स, जो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड है, इसमें एक ना नया टॉपिक जो हमारे जो टेलर भाई साहब है, उन्होंने एक नया टॉपिक भी इसमें शेयर कर रखा है, दैट इज़ मेंटर रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स, मेंटर रेवोल्यूशन क्या होता है, लेट्स सी दैट। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड परफॉर्म देयर थिंकिंग। यानी मैनेजर और जो उनके वर्कर्स होते हैं उनको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, हार्मनी के रखने के लिए उनको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। सो मेंटल रिवोल्यूशन में क्या होता है, एक एटीट्यूड होता है जो वर्कर्स का और मैनेजर्स का, द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स टूवर्ड्स द मैनेजर एंड द एटीट्यूड ऑफ मैनेजर टूवर्ड्स द वर्कर्स शुड बी चेंज्ड। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स बोलेंगे कि वर्कर्स को ऐसा फील होने लग जाए कि मैनेजर्स हमसे बहुत हाई है। और एक एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जब हमसे ना कोई बहुत ऊंची पेस पे होता है और हमको कोई ऑर्डर देता रहता है, तो हमें डेफिनेटली उसको देख के ना गुस्सा ही आता है। और मैनेजर्स जो होते हैं वो वर्कर्स को सोचते हैं तो हमसे नीचे ही है, उनको वो कभी अच्छी नज़र से देखते ही नहीं है, उनको कभी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते ही नहीं, उनको कभी उनकी तारीफ करने की कोशिश करते ही नहीं है। इस वजह से क्या होता है, जो हमारे जो कंपनीज होती है उसमें डिस्कॉर्ड्स हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ हार्मनी। सो हम लोगों को क्या करना है, मेंटर रेवोल्यूशन करना है। यानी टेलर का कहना है अगर कंपनी में मेंटर रेवोल्यूशन हो जाए, यानी वर्कर और मैनेजर की जो थिंकिंग है वो चेंज करवा दी जाए, चेंज करी जाए। अगर वर्कर और मैनेजर अपनी थिंकिंग चेंज कर रिलेटेड टू बोथ, यानी वर्कर का एटीट्यूड टूवर्ड्स द मैनेजर चेंज हो जाए और मैनेजर का एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्कर चेंज हो जाए, सो कंपनी में ऑटोमेटिकली हार्मनी आ जाएगी एंड देयर विल नो बी एनी डिस्प्यूट अमंग द बोथ वन। फाइन। तो दैट mental revolution refers to। So now let's go towards our third one, that is cooperative not individualism। यानी कॉपरेशन करना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं कि नहीं मैं अकेले कर लूँगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको। कॉपरेट करना है एक दूसरे के साथ। तो टेलर का ये कहना है दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से थोड़ा एक्सपेंड करके बनाया गया है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। यानी मैनेजर सिर्फ ये ना कहे कि नहीं ये काम मैं ही करूँगा और तुम नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा होता है कि कोई काम है या फिर कोई एक कई बार, क्योंकि हर एक इंसान एक ह्यूमन बीइंग होता है, हर किसी के पास दिमाग होता है। ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ मैनेजर है तो वो हाई पोस्ट पे तो सारा दिमाग उसी का है, उसी के पास, और जो वर्कर्स उनका दिमाग ही नहीं होता है, यानी वो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट एवर, है ना। ऐसा कभी होता है, कई बार मैनेजर के हिसाब से ज़्यादा अच्छा जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो कई बार वर्कर्स की होती है। बट या ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ एजुकेशन और बिकॉज ऑफ कुछ कुछ कंडीशंस की वजह से वो जो मैनेजर है वो थोड़ा टॉप पे है और जो वर्कर है ही इज़ ऑन द, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार वर्कर नहीं पढ़ पाता है या कुछ भी होता है, लीव दैट। क्या होता है कि मेनी ऑफ टाइम्स आपने अच्छा एक मूवी भी देखी होगी ना, व्हाट्स दैट,
गब्बर इज बैक, राइट। अगर आप उस मूवी की बात करें तो उसमें वो जो एक जो हवलदार होता है वो बहुत कुछ सोचता था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता था, बिकॉज ही वॉज एजुकेटेड, बट बिकॉज ऑफ कुछ करप्शन की वजह से वो सीनियर पोस्ट में नहीं पहुंच पाया। तो उसके सीनियर्स उसको कैसे बिहेव करते थे, एज जस्ट अ ड्राइवर, बिकॉज ही वॉज रियली अ ड्राइवर ओवर देयर। सो वो उसको एज अ ड्राइवर ही बिहेव करते थे। तो यहाँ पे भी वही मैनेजर एज अ वर्कर ही बिहेव ना करे। जब वो जो ड्राइवर था वो अपने जो इंस्पेक्टर जो भी उसके सीनियर्स थे, जब उनको केस की वो चीज़ें बताना चाह रहा था कि भाई इस तरीके से हम कर सकते हैं, और इनफैक्ट ही डिड सो, राइट, उसने ऑलमोस्ट केस सॉल्व किया। तो कई बार हमारे जो वर्कर्स होते हैं दे डू हैव अ कैपेसिटी कि वो ओवर थिंक कर सके, कुछ चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेजर के हिसाब से सोच सके, या कोई चीज़ मैनेजर के हिसाब से ज़्यादा अच्छा कर सके। तो मैनेजर अगर उनकी ओपिनियन लेते हैं, या फिर अगर वो कोई काम एक्स्ट्रा मैनेजर को सजेस्ट करते हैं कि अगर हम ये ना करके ये करें तो, अगर हम ये ना करके वो करें तो या फिर अगर वो कई बार मैनेजर को बोलते हैं कि सर आई डोंट थिंक कि दिस विल वर्क, दिस ओपिनियन विल वर्क इन द फर्दर मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, मुझे नहीं लगता ये होता है। तो अगर मैनेजर फिर उसके हिसाब से उसको और अच्छी तरीके से डील अप करने की कोशिश करे, तो इसमें यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैनेजर और वो है वर्कर है उन दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे को दोनों कॉपरेट करने की कोशिश करे। ये ना सोच रहे कि मैनेजर ऐसा ना सोचने लग जाए कि नहीं मैं ही हूँ यहाँ पे सब कुछ, तुम तो कुछ हो ही नहीं, और वर्कर भी ऐसा ना सोचने लग जाए कि नहीं भी, क्योंकि अगर वर्कर की बात करें तो वर्कर भी बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है कंपनी को। अगर उसके हाथ में ही तो उसके प्रोडक्शन होता है, वो काम ही नहीं करेगा तो क्या कर लोगे तुम। तो दैट इज कॉपरेशन। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट को ये लगे कि सही मैं ही हूँ, और वर्कर को सिर्फ ऐसा लगे कि मैं ही हूँ। हार्मनी होनी चाहिए दोनों के बीच में, दोनों ही कॉपरेट करके काम को करें। लेट्स गो फॉरवर्ड, स्लाइड सी। इसमें क्या हो रहा है, जो काम जस्ट हमारा जो मैनेजर है वो खाना खा रहा है, और जो अपना वर्कर है उसको काम करवा रहा है कि और ही सेइंग दैट नो लंच टाइम फॉर टुडे, यानी ही इज सेइंग हिम टू डू वर्क मोर एंड मोर, और उसको खाना खाने का टाइम भी नहीं दे रहा है। सो दैट इज इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है मैनेजर को दैट आई एम इन द हायर पोस्ट देन हिम, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे उसका खाना पीना बंद करवा सकता हूँ, 24 घंटे काम करवा सकता हूँ, भाई मशीन थोड़ी है। अगर आप अपने वर्कर्स के साथ अच्छी तरीके से ट्रीट करोगे, उनको अच्छी तरीके से बिहेव करोगे, उनके साथ हार्मनी में रहोगे, सो यू एंड योर सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। फाइन, आप उसके काम से सेटिस्फाइड रहोगे और वो आपके ओपिनियन से हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। अगर आप कुछ बोलोगे भी तो वो उसको सुन लेगा और काम करने की कोशिश करेगा। नाउ लास्ट प्रिंसिपल ऑफ आर टेलर इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, यानी हर एक इंसान को साइंटिफिकली सिलेक्शन होना चाहिए। साइंटिफिकली मतलब, साइंटिफिकली का मतलब होता है जिस हिसाब से उसकी स्किल्स हैं, जिस हिसाब से उसकी नॉलेज है, इन सच इन अ वे उसका सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी कहीं पे भी सिलेक्ट कर लेते हो, कि अगर आपके चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, मामा का लड़का पढ़ा लिखा है नहीं है मैनेजर बना दो, या पढ़ा लिखा है या नहीं है अकाउंटेंट बना दो। काम सीख ही लेगा यार, काम है ही क्या, अकाउंटेंट बना दो, कुछ नहीं होता, सीख लेगा, जो दूसरा अकाउंटेंट है उसको बोल दो सिखा देगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप साइंटिफिक वे में उसको नहीं चलोगे तो नहीं होगा काम। अगर एक इंजीनियर है, आप उसको किसी और की अगर उसको डॉक्टर बना दोगे तो डॉक्टर का काम थोड़ा ना सीख जाएगा, कि बोल दोगे कि भाई डॉक्टर के साथ चला जाओ, तू तो सीख ही जाएगा, तू पढ़ा लिखा है, ऐसा थोड़ी होता है। सो एक साइंटिफिक वे में सिलेक्शन होना चाहिए, जिस हिसाब से उस बंदे की स्किल है या एजुकेशन है, नॉलेज है, उस हिसाब से उसको उसकी पोस्ट पे रखना चाहिए। इनफैक्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था स्टाफिंग, राइट। स्टाफिंग में यही होता है ना कि हम लोग इंसान की स्किल्स और नॉलेज के हिसाब से उसको एक परफेक्ट प्लेस में रखते हैं। सो इट इज़ द सेम थिंग ओवर है, कि वो ये कहते हैं कि हमें साइंटिफिक वे में सिलेक्शन करना चाहिए किसी भी पर्सन का, कि उसको किस जॉब में रखा जाए और किस काम के लिए रखा जाए। देन वर्क असाइन शुड सूट हिज और हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल असाइंड शुड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो कोई बहुत बूढ़ा सा आदमी है उसको कह रहे हो कि अब तू ना 40 किलो का ये पेटी है उसको उठा दे, और जो थोड़ा यंग सा आदमी है उसको आप कह रहे हो कि एक काम कर, तू ना सबको पानी बांट के आ जा।
अब वो जो यंग वन है, ही कैन जस्ट उसकी कैपेसिटी है कि हाँ कि वो 40 kg का वो जो जो भी पेटी है वो उसको उठा सकता है, लेकिन जो ओल्ड वन है उसकी कैपेसिटी नहीं है। जो यंग वन है आप उसकी कैपेसिटी से कम काम दे रहे हो, और जो ओल्ड वन है आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही को मतलब कि एक तरफ आप कैपेसिटी क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, और एक तरफ आप कैपेसिटी ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हो, जो वो कर ही नहीं पाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। वो ये नहीं कर पाएगा और वो ये करेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप उनके वर्क को एक्सचेंज कर दो, यानी जिस हिसाब से उनकी कैपेसिटी, अगर आप उस चीज़ को यहाँ पे करते हो कि अगर उस ओल्ड मैन को कहते हो कि सबको पानी दे दो या चाय दे दो, एज अ पियोन उसको काम कराते हो तो मे बी वो कर लेगा, और एज अ लेबर उस आदमी को काम कराते हो यंग वन को, तो वो उस हिसाब से कर लेगा, अपने फिजिकल हिसाब से कर लेगा। मेंटल की बात करती हो तो आप एक वर्कर को मैनेजर की प्लेस पे नहीं रख सकते और एक मैनेजर को वर्कर की प्लेस पे नहीं रख सकते हो, बिकॉज मैनेजर की जो मेंटल कैपेसिटी होती है इट इज़ ऑलवेज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू द वर्कर, राइट। उसके एजुकेशन, उसके स्किल्स, नॉलेज, एवरीथिंग इज़ वेरी हाई अकॉर्डिंग टू द वर्कर। सो डेफिनेटली आप अगर उसके मेंटल स्किल्स के हिसाब से उसको डाउन पोस्ट पे, या फिर किसी की मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको आप हायर पोस्ट पे रखते हो, तो वो काम नहीं कर पाएगा, राइट। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी they should be given the required training to learn the best method। और अगर वो कोई भी efficiently काम कर सके तो आपको क्या करना चाहिए, उनको बेस्ट मेथड से एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि वो कोई भी काम को अच्छी तरीके से लर्न कर पाए। एफिशिएंट एम्प्लॉयज विल प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर, यानी कि एफिशिएंट वर्कर्स जो होंगे वो काम भी अच्छा करेंगे और इस वजह से उनको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, यानी दोनों ही तरफ से सेटिस्फैक्शन, ऑर्गेनाइजेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और वो जो वर्कर होगा ही और शी विल ऑल्सो बी गेट सेटिस्फाइड। Thus will ensure the greatest efficiency and prosperity for company and workers। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, उनकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाते रहना चाहिए, उनको ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट करनी चाहिए, फाइन, सो दैट वो बेस्ट मेथड सीखे और एफिशिएंट बनते चले जाए, ताकि वो लोग एक्स्ट्रा अर्न भी कर पाए और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस भी कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन भी खुश और एम्प्लॉय भी खुश। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोगों ने जो भी इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट थी ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। दीज आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वी completed them, and in the next video I will teach you the scientific techniques of Taylor, क्योंकि टेलर ने सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं दिए हैं, ही ऑल्सो गिव द टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो वी विल रीड दैट ऑन द फर्दर वीडियो। सो thank you so much for watching the video, and please like, share and subscribe my channel. Thanks once again all of you, and let's begin on the next class. Bye.